दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे गांव देहात में एक कहावत है, जो डरा सो गया। बहुजन समाज पार्टी के साथ दरअसल ऐसा ही हो रहा है। पिछले कई वर्षों से जिस तरह बहुजन समाज पार्टी की जो लीडरशिप है यानी मायावती जी, जिस तरह वो डर डर कर, पता नहीं क्या डर है, क्यों डर है, लेकिन जिस तरह सहम सहम कर वो स्टैंड लेती हैं, फैसले करती हैं, और जो भी उनके पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर जो दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई दबाव में वो काम कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं। और इसका नतीजा ये निकला है कि इस चुनाव में भी उनकी पार्टी का सफाया हो गया है। अब आप कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी पार्टी जिसने कि 2007 में उत्तर प्रदेश पर राज किया, 2007 से 2012 तक अकेले अपने दम पर जिस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश पर राज किया, उस पार्टी का हाल ये हो गया दोस्तों कि 2024 में महज 12 साल बाद वो पार्टी 0 बटा सन्नाटा, यानी शून्य, उसको एक भी सीट नहीं मिली है लोकसभा की। और पिछले चुनाव में भी कम से कम 10 सीटें उसके पास थीं, लेकिन इस बार शून्य सीट है। और पूरा जो उसका वोट परसेंटेज है, दो दो वेबसाइटों कई वेबसाइटों पर मैंने देखा दो तरह के आंकड़े हैं। एक आंकड़ा कहता है 2.04 और दूसरा आंकड़ा कहता है 2.07। तो ये दोनों आंकड़े मैं आपको परोस दे रहा हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जो उनकी भी एक ट्रोल आर्मी है, बहुत सारे लोग उसके हैं जो अचानक आपकी मंशा अगर सही भी हो तो भी आपके ऊपर तरह तरह की चीजें उछालते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं आप पर। तो इसलिए मैंने कहा कि वोट परसेंटेज के बारे में भी अगर मामूली गलती भी हो गई तो वो आकर हमें कोसने लगेंगे कि आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम दोनों आंकड़े आपको पेश कर रहे हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2.04 हो या 2.07 हो, शून्य सीटें मिली हैं। ये हालत हो गई है बहुजन समाज पार्टी की। और बहुजन समाज पार्टी ने, जबकि 424 सीटें बताई जा रही हैं कि पूरे देश में लड़ी, और 80 में 79 सीटें उत्तर प्रदेश में। दोस्तों 1989 में जो पार्टी अपने राजनीतिक तौर पे पहली बार सामने आई थी इलेक्शन में, उससे भी बुरी परफॉर्मेंस इस बार है। मतलब पहली बार जब वो मैदान में उतरी थी 1989 में, तो उसे वह 245 सीटों पर लड़ी थी और उसको कुल 4 सीटें मिली थी। वोट शेयर 2.07 था, 2.07 पहली बार में ही। और आज हालत यह है कि उससे भी नीचे चला गया है। तो ये क्यों ऐसा हुआ है? बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, जो आंख मूंद कर बहन जी यानी मायावती जी का महिमा गान करते रहते हैं, वो तनिक भी सोचने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों उनके समर्थक, जो कट्टर समर्थक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है, जो उसके आम समर्थक हैं, उन्होंने भी बहन जी को छोड़ दिया। और इसके सबूत अनेक जगहों पर मिल जाएंगे, मैं उस पर आऊंगा बाद में। लेकिन पहले ही आप ये जान लीजिए, स्वयं जो दलित समाज है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस यानी जो इंडिया ब्लॉक है उत्तर प्रदेश में, उसके साथ खड़ा हो गया। एक छोटा सेक्शन जो आगरा मंडल है, आसपास के इलाकों में, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानपुर के इलाके में भी कुछ ऐसे दलित समाज के लोग हैं, दलित कम्युनिटीज कुछ ऐसी है, गैर जाटव दलित कम्युनिटी, जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। ये भी हमारे पास जानकारी आई है। लेकिन यकीनन जो बहुजन समाज पार्टी से छिटक कर जो बड़ा हिस्सा गया है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ गया है। और उसी की ताकत है कि आज इतनी बड़ी जीत जो मिली है, समाजवादी पार्टी को मिली है और कांग्रेस पार्टी को मिली है। और ये जो जीत है, उसमें पूरे बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा गया है। कई जगहों पर अपर कास्ट के लोगों ने भी मतदान किया है। बलिया इसका उदाहरण है, जहां सनातन पांडे को अपर कास्ट के एक हिस्से ने भी वोट दिया। और भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन ये याद रखिए
दलित समाज का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं देता था, लेकिन इस बार देता नजर आया है। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी संविधान, उसकी वजह थी आरक्षण। ये ठीक है कि समाजवादी पार्टी ने भी कभी गलतियां अतीत में की थी, जिसकी वजह से बहुजन समाज को, खासकर दलित समाज को लगा था कि ये प्रमोशन में आरक्षण के क्यों खिलाफ हो गए। लेकिन अतीत की गलतियों को सुधारते हुए अखिलेश यादव ने इस बार श्योर किया कि वो कभी भी आरक्षण के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज भविष्य में नहीं करने वाले हैं। संविधान के मसले पर वह कभी किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे लड़ाई लड़ने से। और यही कारण है कि दलित समाज के बड़े हिस्से ने कांग्रेस की लीडरशिप, खासकर राहुल गांधी की बातों को और अखिलेश यादव की, यानी उत्तर प्रदेश के दोनों लड़कों की बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक लिया और जमकर मतदान किया। ये कारण है भारतीय जनता पार्टी की हार का। भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, जो नरेंद्र मोदी को अपने आप को सर्वशक्तिमान परमात्मा, पता नहीं क्या क्या कहने वाले परमात्मा के बिल्कुल दूत, या जो भी मतलब वो कहते थे अपने को, उनको बहुमत नहीं मिला है सरकार बनाने का। वह निर्भर कर रहे हैं दूसरे अपने सहयोगी दलों पर। इतने ताकतवर अपने को मानने वाले नेता को बहुमत नहीं दिया। तो इसमें जिन कुछ प्रदेशों का बड़ा योगदान है, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है, महाराष्ट्र भी एक है, बंगाल भी एक है। ये 3 प्रदेश तो बहुत प्रमुख हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में आने से रोक दिया। और दोस्तों, उसमें इन समाजों का बड़ा योगदान है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि किस तरह से 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सपा से गठबंधन किया और उसको टोटल जो 15 सीटें मिली गठबंधन को, उसमें 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी और 5 सीटें, कम सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को। दोस्तों, आपको एक चीज याद दिलाऊंगा, संविधान और आरक्षण के ही वो प्रश्न थे जो आकाश आनंद उठा रहे थे। आकाश आनंद अपने भतीजे मायावती जी के, जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था और नेशनल कोऑर्डिनेटर बना रखा था, जिस दिन मई महीने का, वो याद कीजिए, पहला सप्ताह, संभवतः 8 मई को अनाउंस कर दिया गया था। 8 मई को अनाउंसमेंट हुआ, 7 या 8 मई को, और उनको अचानक नेशनल कोऑर्डिनेशन के पद से, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया आकाश आनंद को। लंदन से एमबीए करके आए हैं, वो राजनीति में कई सालों से सक्रिय हैं, और जो भी वो बात कह रहे थे रैलियों में, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के बाद वही स्टार प्रचारक थे, पार्टी के सबसे प्रमुख स्टार प्रचारक थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट पर हमला शुरू किया, उन्होंने बुलडोजर गवर्नमेंट कहना शुरू किया, उन्होंने ट्रेटर कहना शुरू किया, उन्होंने कहना शुरू किया आतंककारी सरकार है, उन्होंने शुरू किया कहना कि बहुजन समाज पार्टी के हितों के खिलाफ है ये सरकार। जैसे ही बीजेपी पर अटैक हुआ, हमला हुआ आकाश आनंद का, उनको पार्टी नेतृत्व ने, यानी मायावती जी ने, पूरे प्रचार अभियान से बाहर कर लिया, खींच लिया। उनसे एक छोटी सी मामूली सी गलती हो गई थी, कहीं उन्होंने कुछ ऐसे अमर्यादित शब्द बोल दिए थे जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, दैट्स ऑल। कुछ एफआईआर हो गया, इस तरह की बात हुई। ये चुनाव में होता रहता है, और फिर ये मामले चलते हैं, फिर विड्रॉ होते हैं, कई बार लोग खेद प्रकट करते हैं, मामला सुलझ जाता है। कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं किया था आकाश आनंद ने कि उनको पूरे चुनाव प्रचार से बिल्कुल आप खींच लें और कहें कि आप बैठ जाइए, और खींचा ही नहीं, उनके पद भी छीन लिए। उनको उत्तराधिकारी के, एक तरह से पद तो कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, लेकिन उत्तराधिकार देने के अपने फैसले को पलट दिया मायावती जी ने, और केंद्रीय जो कोऑर्डिनेटर का पद है उससे उनको वंचित कर दिया। आकाश आनंद बेचारे बैठ गए। पूरे चुनाव में उन्होंने फिर कैंपेन नहीं किया मई के फर्स्ट वीक के बाद, जबकि उनके भाषणों में जोश था। बहुजन समाज पार्टी की जो तरुणाई थी, जो नौजवान लोग थे, उनको, उनमें वो दम भर रहे थे, जोश भर रहे थे। लेकिन मायावती जी ने जैसे बीजेपी पर अटैक करना शुरू किया, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि बीजेपी के जो नेता घबरा रहे हैं, उससे ज्यादा मायावती घबरा रही हैं कि आखिर मेरा भतीजा ये क्या कर रहा है, बीजेपी पर हमला क्यों कर रहा है। अरे भाई, बीजेपी पर हमला नहीं करेगा तो किस पर करेगा? सपा पर करेगा, कांग्रेस पर करेगा। जो देश में सत्ताधारी दल है, अपोजिशन की कोई भी पार्टी जो होगी, जो जनता के लिए लड़ने वाली पार्टी होगी, वो तो सत्ता पर ही करेगी। कल कांग्रेस आएगी तो आप कांग्रेस पर कीजिएगा, समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, आप अपोजिशन में रहेंगे, आप उस पर करिएगा। लेकिन मायावती जी ने फौरन ये फैसला लिया। मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस
कुछ भी उनके ऊपर नहीं कह रही थी, इनके नेता कभी मायावती जी पर अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन आकाश आनंद पर जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया, ये मैसेज बिल्कुल साफ साफ चला गया दलित समाज में पूरे देश के कि हो न हो मायावती जी डर कर काम कर रही हैं। इनको लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा उनके ऊपर दबाव है, मानो कोई उनको डिक्टेट कर रहा है, कोई ना कोई एक कह रहा है कि आप इनको वापस कीजिए। वो कौन कह रहा है इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ, लेकिन मायावती जी के उस एक्शन में निश्चित रूप से दबाव था, यह मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। वरना कोई भी पार्टी का बड़ा नेता अपनी ही पार्टी के एक प्रमुख नेता के अच्छे अच्छे चुनाव प्रचार को, धारदार चुनाव प्रचार को कैसे रोक सकता है। अगर एक नौजवान से गलती भी होती है, गलतियों का सुधार किया जाता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल खत्म कर डालें राजनीतिक तौर पे, उसको ये मेच्योर कह दें, ये कैसे संभव है। लेकिन उन्होंने किया और उसका परिणाम निकला कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक ये मैसेज गया कि बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। कहीं ना कहीं ये कंप्रोमाइज मामला है, कहीं ना कहीं कोई, अब क्या वो है कोई नहीं जानता, और अगर जानता भी है तो इसको ओपनली कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी की नेता कहेंगी कि ये क्या कह रहे हैं आप, क्यों कह रहे हैं आप। लेकिन मैं समझता हूं कि बिना दबाव के ये सब कुछ नहीं हो रहा था। तथ्यों से इस बात को साबित किया जा सकता है, क्योंकि कैसे आप अपनी ही पार्टी को कमजोर करने वाले कदम क्यों उठा रहे हैं। तो ये एक पहलू मुझे बहुत साफ साफ दिखा इस चुनाव में, मायावती जी के पराभव के पीछे, बहुजन समाज पार्टी के पराभव के पीछे। दोस्तों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि महाराष्ट्र में भी एक दलित नेता, और वह तो स्वयं अंबेडकर साहब के खानदान के प्रकाश आंबेडकर, उनकी भी भूमिका विवादों में रही, और विवादों में रही, वो स्वयं चुनाव नहीं जीत सके, बहुत पीछे रहे, और उन्होंने किसी से भी अलायंस नहीं किया। यानी जो इंडिया अलायंस था उससे एकजुटता कायम करने में उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मायावती जी के इंडिया अलायंस में न आने के बावजूद इंडिया अलायंस ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। इससे एक ही बात साबित होती है कि दलित वर्ग किसी एक पार्टी का अब ये नहीं है कि उसी के छाते के पीछे रहेगा, उसी के छाते के नीचे रहेगा। वह अपना रास्ता चुन रहा है। जहां उसको दिखता है कि सामाजिक न्याय की पक्षधरता कहीं दिखाई दे रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की पक्षधरता दिखाई दे रही है, अंबेडकर थॉट्स के प्रति, अंबेडकर साहब के विचारों के प्रति जहां पक्षधरता दिखाई दे रही है, वहां वो जा रहा है। और यही कारण है कि इस चुनाव में जैसे ही राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, दोनों ने बाबा साहब के संविधान को बचाने का आह्वान किया, दलित समाज ने समझा कि रास्ता यही है। जैसे ही उनको लगा कि आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी के जो विचार हैं, कांग्रेस में किसी नेता ने पहले ऐसे विचार नहीं व्यक्त किए थे, और ये जेन्युइननेस दिखाई पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प में ये शामिल किया था, अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल किया था आरक्षण का प्रश्न। इसके बाद दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा चला गया इंडिया अलायंस की तरफ, और ये मुख्य रूप से मायावती जी की दुर्दशा, उनकी पार्टी की राजनीतिक जो दुर्दशा है, उसका प्रमुख कारण रही। और दोस्तों, दलित समाज से कुछ नए चेहरे भी उभर रहे हैं। अब देखिए अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद इस उम्र में काफी, वो बुजुर्ग हैं, 8-9 बार के विधायक हैं। उन्होंने अयोध्या के मैदान में राजनीतिक हिंदुत्ववादियों की जो ब्रिगेड है, उसके कैंडिडेट लल्लू सिंह को चुनाव हरा दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हार गए उस अयोध्या में, जहां मंदिर के लोकार्पण के नाम पर बहुत बड़ा जलसा किया गया, करोड़ों अरबों खर्च किया गया, और माना गया कि हिंदुत्व की लहर ऐसी उठेगी अयोध्या से कि पूरे उत्तर प्रदेश को अपने आगोश में ले लेगी। लेकिन वहां पर दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जनरल सीट पर चुनाव लड़ा और जीता। वो एक उभरते हुए बड़े दलित फेस हैं, भले ही उनकी उम्र ज्यादा हो। लेकिन नौजवानों में चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कमाल किया। और उन्होंने कमाल क्या किया, उन्होंने नगीना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत लिया। 1,00,000 संभवतः 1,51,000 संभवतः है, 1,51,000 वोटों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया। और उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही नहीं हराया, वहां पर समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन नहीं था,
इंडिया अलायंस के साथ वो नहीं थे। और समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को भी उन्होंने बहुत बुरी तरह हराया। समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को 10.22% केवल वोट मिला, जबकि जो आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद हैं उनको 51.19% वोट मिला। बीजेपी को महज 36% वोट मिला। याद कीजिए दोस्तों, नगीना जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास की सीट है, यह एससी सीट है, एससी कम्युनिटी के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट पर पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बीएसपी चुनाव जीती थी और बीएसपी के जो गिरीश चंद्र थे उन्होंने 1.66 लाख वोटों से हराया था। लेकिन इस बार बीएसपी के जो नेता हैं सुरेंद्र पाल, उनको बहुत कम वोट मिले। यहां पर जाटव जबकि 20% हैं, 35% से अधिक मुस्लिम हैं, लेकिन जाटव और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी ने बीएसपी के उम्मीदवार को न देकर वोट उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को दिया और ये उनकी जीत का बड़ा कारण है। और दोस्तों, ये अनायास नहीं है कि मायावती जी अब मुस्लिम कम्युनिटी पर एक तरह से तोहमत लगा रही हैं कि उन्होंने ज्यादा उम्मीदवार दिए लेकिन फिर भी उनको वोट नहीं दिया लोगों ने। हमें भविष्य में सोचना पड़ेगा कि उम्मीदवारी कैसे दी जाए, कैसे पार्टियों में अपने को शामिल किया जाए, कैसे लोगों को क्या क्या किया जाए। तो मायावती जी की जो खिसियाहट है दरअसल गलत है। उन्हें अपनी पार्टी के अंदर जो उनकी नीतियां हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, उनको आत्मालोचना करना चाहिए, उनको दलित समाज के बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, पत्रकारों को, जो भी उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके साथ बैठकर ईमानदार डिस्कशन करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहिए और अपनी पार्टी के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। वरना ये पार्टी जिसको मान्यवर कांची राम ने स्थापित किया, एक बड़े सपने के साथ वो धूल धूसरित हो रही है, वो ध्वस्त होती नजर आ रही है और मायावती जी इसके लिए किरदार के रूप में उभर कर सामने आई हैं। ऐसा लगता है कि उन्हीं के हाथों बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल जैसे लगता है कि खत्म हो जाएगी। तो ये एक अजीब एक वाकया है। हालांकि किसी भी पार्टी का मरसिया नहीं लिखा जाना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी एक ध्वस्त होने के कगार पर खड़ी पार्टी है। एक ऐसी पार्टी जो इतना कम वोट परसेंट पा रही है, जबकि एक जमाने में ये शासन करती थी उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए कहना ही पड़ेगा कि दलित समाज से उभरते हुए अन्य नेता शायद इस पार्टी को रिप्लेस करें और इस पार्टी के नेतृत्व को रिप्लेस करें। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।